चलिए तो अब मॉडर्न थ्योरी के ऊपर पहुंच जाते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले हमने ये सभी टॉपिक्स क्लियर कर ले हैं। क्लासिकल थ्योरी हमारी हो चुकी है, न्यू क्लासिकल हो चुकी है, आज हम मॉडर्न थ्योरी करने वाले हैं। देखो क्लासिकल मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट थ्योरी का के 3 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर किसके नाम से जाना था, एक्स के नाम मैंने नाम रखे, जैसे कि घर में बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो ये आपके दादाजी हैं, दादाजी के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के बाद आपकी बारी आ जाती है, आप हैं, आपके चाचा ताऊ के बच्चे हैं, फिर ताऊ जी के बच्चे, इस तरीके से हमने याद किया था। ठीक है, अब मॉडर्न थ्योरी क्यों आई, क्योंकि इन बाकी दोनों थ्योरीज के अंदर कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो ये मॉडर्न थ्योरी आई है नहीं आई है। तो इन कमियों को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए इनको सॉल्व भी किया, और साथ ही साथ इनके साथ साथ जो इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको भी साथ लेके चले इन मॉडर्न थ्योरी के अंदर। डिस्कस करते हैं क्यों ये मॉडर्न थ्योरी है। देखो सर्कमस्टांसिस क्यों लीड हुए एक मॉडर्न थ्योरी अप्रोच को लाने के लिए, क्यों ये जो नए पर्सन्स हैं, ठीक है, इसमें मॉडर्न थ्योरी ने काफ़ी सारे पर्सन्स ने अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स गिवन दी हुई है। सो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉडर्न थ्योरी आई तो क्यों आई। क्योंकि जो मैनेजमेंट के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब देखो पहले क्या था, सिंपल होता था बिजनेस, टू द पॉइंट होता था। आज के टाइम में अब देखो पहले वाली आपने शॉप देखी हो और आज के टाइम की जो शॉप है, बहुत दिन रात का फर्क है। आजकल इतनी लाइटिंग इतनी करने लग गए हैं लोग कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बिकना चाहिए कि हाँ वो लगे, हाँ कस्टमर को अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इसी तरह से बिजनेस में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जिसके कारण डे टू डे कॉम्प्लेक्सिटी आने के कारण मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है कि साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमें भी वैसी ही पॉलिसी अपनानी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा बिजनेस है केवल लोकल लेवल पे ना लेके हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत ग्लोबली लेवल पे जा रहा है। टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ किया जा रहा है जिसके कारण आपका बिजनेस अगर आप उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी के न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। राइट। सो अगर आपको मार्केट में एग्जिस्टेंस रहना है तो मार्केट में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल करो। अगर आप अवेल नहीं किया तो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण, बाकी जो पहले जो यूनिवर्सिटी कह रही हूँ सॉरी थ्योरीज जो हमने डिस्कस की है, क्लासिकल थ्योरी की, न्यू क्लासिकल की, उनमें कुछ एक कमियां थी। क्लासिकल थ्योरी में क्या थी, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी केवल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करती थी, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करती थी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जिसके अंदर 3 व्यक्ति आए थे, याद है। दादाजी का लड़का है मिस्टर एक्स, इसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा रूट था, फिर थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हुआ, फिर थोड़ा ये फ्लक्चुएट हुआ। बट कंपेयर किया जाए न्यू क्लासिकल से, इन्होंने किसी ने भी ह्यूमन के रिगार्डिंग बात नहीं की थी, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में बात नहीं की थी। बात की थी तो बस और बस प्रोडक्शन से। न्यू क्लासिकल ने क्या कहा, ठीक है इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर एम्फेसाइज किया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे आपने बताया कि ह्यूमन रिलेशन की जो नीड है, सेल्फ स्टीम जो नीड हमने पढ़ी थी, सोशल नीड पढ़ी थी, सेफ्टी नीड पढ़ी थी, ठीक है, सोशोलॉजिकल नीड पढ़ी थी, फिर आप लास्ट में हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आगे पीछे हो गई है, सबसे पहले सोशोलॉजिकल, सबसे लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसने कहा था जिस तरीके से आपने पैटर्न बनाया है, ये जो पैटर्न जो हायरार्की आपने बनाई है, ये हायरार्की ज़रूरी तो नहीं है कि सब ऑर्गेनाइजेशन में सेम अप्लाई हो। यस, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एज वेल एज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये अलग अलग होते हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने डायनामिक जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट जब ये थ्योरी इसीलिए प्रपाउंड हुई है कि जो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटीज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। फ्लेक्सिबिलिटी समझती है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, मैनेजमेंट भी वैसे ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं किया तो आप लंबे टाइम तक बिजनेस के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मॉडर्न थ्योरी आज हम 2 डिस्कस करने वाले, सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंस थ्योरी। सिस्टम थ्योरी को कहते हैं कि ऐसे एक होल है, इसने कहा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा बड़ा है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट तो होगा, बट कैसे होगा। अब आपने कहा कि मेरा ये जो गोल है, मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में सभी एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया है, बांट दिया है।
ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वल पार्ट्स में, इनको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, सबको अथॉरिटी दे दी है, सबको जो देना चाहिए था मैंने सबको रिसोर्सेज दे दिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये आपका सेल डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये कैश डिपार्टमेंट है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आपका सुपरवाइजर डिपार्टमेंट है। सबके डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कंप्यूटर का, ये फिनेंस का है। ठीक है, ये मेजरमेंट करने का है, ये आपका एलोकेट करने वाला डिपार्टमेंट है। सबको मैंने उन सबके काम दे दिए। ठीक है, इन सबके कॉम्बिनेशन से ही तो मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। यस या नो? यस बच्चे। अब देखो मैंने इन सबके बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कि कहीं ना कहीं आकर मीट करेंगे आपके मेन ऑब्जेक्टिव को। अब मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम है। बड़ा जो गोल दायरा लगा है वो सिस्टम है। ये सिस्टम जो है कंप्लीट होगा कैसे, जब इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, सिस्टम के सब सिस्टम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सब सिस्टम, एक सेकेंड, सब सिस्टम के पार्ट है। इन सब सिस्टम को जो आप जोड़ेंगे तब आपका क्या बनने वाला है, सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस से ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फोकस करेंगे। अब यहाँ पर ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, डिपेंड किस पे होना पड़ेगा, आपको इस छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम थ्योरी इज द मैनेजमेंट व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कि आपके बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्प्लेक्स होता है, एक दूसरे के ऊपर पर्सन्स है, डिपार्टमेंट है, निर्भर होते हैं। अगर वो सारे के सारे मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस थ्योरी इन्होंने एम्फिसाइज किया है दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशंस बट मस्ट बी सीन एज अ होल। इसने कहा कि केवल एक अकेला डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता। इसने कहा कि मुझे सेल करनी है तो क्या सेल डिपार्टमेंट से काम चल जाएगा? नहीं भाई, सेल डिपार्टमेंट से पहले आपको परचेज भी करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए आपके पास कैश भी होना चाहिए। फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वाला ये देखेगा कि कैपिटल नेचर का है या फिर रिवेन्यू नेचर का। मीन्स कि आप दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। इस अप्रोच को काफ़ी सारे पर्सन ने डेवलप किया है। ठीक है, 1950 के अंदर क्रिस्टस आई, बर्नार्ड एंड हर्बर्ट ए साइमन ने इसको अप्रोच किया था, बट ये 1960 के अंदर एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुई थी। ठीक है, इसने कहा था सिस्टम का मीन्स क्या है, ग्रुप ऑफ द स्मॉल इंटररिलेटेड यूनिट्स। जो आपकी स्मॉल छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर हम एक पूरे बड़े सिस्टम को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो की पॉइंट है इंटरडिपेंडेंसी आपको समझ में आया। सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि आप एक डिपार्टमेंट को ना देखते हुए आप पूरे के सारे डिपार्टमेंट को देख रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन व्यू एज अ होल rather than just as a collection of the individual part। आप इंडिविजुअल को नहीं देख रहे, आप पूरे को देख रहे हैं। क्लियर? ओपन सिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि अब देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे आप इनको तो देखोगे, साथ में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्टेंस फैक्टर्स हैं उनको भी आप क्या करने वाले, चेक करने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर अफेक्ट डाल सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे ओपन सिस्टम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद देयर इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। आप वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। आपने देखा कि जो इन्वायरमेंट में है ना, गारमेंट्स के एग्जांपल लेते हैं, इन्वायरमेंट में ना आजकल वो फैशन है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मल पैंट का बहुत अच्छे से चल रहा है ट्रेंड, तो गारमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉर्मल पैंट की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट की। आपने इन्फॉर्मेशन ली, गैदर की कि ट्रेंड किसका चल रहा है, उसी के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की। आपको फीडबैक लूप्स है, मीन्स कि आपको फीडबैक मिल रहा है, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। डायनामिक इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या है कि आप बैलेंस बना के रख रहे हैं आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ के ऊपर, इंटरनल स्टेबिलिटीज़ के ऊपर, और एक्सटर्नल आपको क्या मिल रहा है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना बच्चे, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है और आपके लिए थ्रेट भी क्रिएट कर सकती है। अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट होगी जब आपके पास उस चीज़ की क्या रहने वाली है, स्ट्रेंथ रहने वाली है। ठीक है, थ्रेट तब होगा जब आपके पास क्या रहने वाली है, आपके उस फील्ड के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, वीकनेसेस है।
तो आप जो इन्वायरमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे। क्लियर है? ये था आपका सिस्टम अप्रोच, ठीक है, सिस्टम थ्योरी। ये कहता है कि आप एक डिपार्टमेंट की बेस ना रहकर आप सभी डिपार्टमेंट को क्या माने, बेस माने। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं कंटिजेंस थ्योरी। कंटिजेंस थ्योरी कहते हैं कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जरूरी तो नहीं है ना सभी डिपार्टमेंट में एक जैसे अपॉर्चुनिटी मिले, सभी डिपार्टमेंट में एक जैसे वीकनेसेस मिले, सभी डिपार्टमेंट में एक जैसा क्रिएट हो, है ना, ऐसा नहीं है ना। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप वो थ्योरी अडॉप्ट करो, वो प्रिंसिपल, या फिर मैं कहूँ कि वो रूल, या मैं कहूँ कि वो कंडीशन अप्लाई करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके लिए सुटेबल हो। राइट? ओनली सुटेबल मीन्स कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट हो रही है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, वही आप पॉलिसी फिट करो। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशन है, चारों की चारों ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंस सिचुएशन होगी, कंपटीटर हो गए, टाइप ऑफ ट्रेड हो गया है, सबका अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको इफेक्ट करने वाला फैक्टर भी तो अलग अलग होगा ना, और जो इफेक्ट कर रहा है फैक्टर, उसके हिसाब से तो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ना, है ना। अब आपके सिर में दर्द, आप ये थोड़ी ना कहोगे कि पैर दर्द की पैर में जो मोच चाहिए उसकी दवाई खा लेंगे, नहीं ना। मीन्स कि जिस चीज़ का जो इलाज होना चाहिए हम वही ट्रीटमेंट लेंगे, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अचानक ये जो कंटीजेंट अगर बात की जाए ना, बैलेंस शीट में आपने सुना कि कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जिनकी जो अचानक होती है, आपको भी नहीं पता क्या होगा, तो आप उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो कंटीजेंट थ्योरीज द मैनेजमेंट सजेस्ट दैट देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच डिपेंड ऑन द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेसिफिक टू ईच सिचुएशन। हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी जो अप्रोचेज है वो आप अडोप्ट करने वाले हैं। रिकमेंड द बेस्ट फिट बिटवीन देयर इज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स के। इन्वायरमेंट में क्या आपको मिल रहा है और मैनेजमेंट के पास, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या टेक्निक्स है, उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हो, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करने वाले हो। क्या लिखा हुआ देखो, नो वन साइज फिट ऑल। एक तरह का साइज सभी के ऊपर फिट नहीं हो सकता। सबके सिर में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं है सबको हेडेक ही है, क्या पता कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट पेशेंट्स को दिया जाता है। सिचुएशनल वेरिएबल है, सिचुएशन दैट मीन्स, अब देखो मैंने आपको बताया जो फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, तो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एडेप्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, मीन्स कि मैनेजमेंट के पास इतनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो बाहर से जो भी आपके पास रिसीव हो रहा है, चाहे वो थ्रेट है चाहे वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उनको इस तरीके से हैंडल करें कि आप उससे ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, क्या लिखा, मैनेजर मस्ट बी असेस द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग। आप सर्कमस्टांसेस को एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिक उसी सर्कमस्टांसेस को अडॉप्ट करने की बात करेंगे जो आपके कंट्रोल में, जो आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। फिट एंड अलाइनमेंट मीन्स कि अलाइनमेंट का मतलब होता है साथ लेकर चलना। ठीक है, मैनेजमेंट और सिचुएशन को, आपकी सिचुएशन एंड मैनेजमेंट को। फ्लेक्सिबिलिटी तो यहाँ पे नजर आई होगी। ठीक है, ओवरऑल आपके जो चैप्टर का सारांश यही है, ये आपका साइंटिफिक है, ये आपका ब्यूरोक्रेटिक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये आपकी क्लासिकल थ्योरी हो गई है, ऐसे बना लेना। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपकी न्यू क्लासिकल और जो सिस्टम अप्रोच है और आपकी कंटीजेंट अप्रोच है, ये आपका क्या है, मॉडर्न थ्योरी। उम्मीद करेंगे जो चैप्टर है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, आप इनके लिए इंटरेस्टेड है इन नोट्स को लेना, ₹9 आपको पे करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो के लिए, पर्टिकुलर PDF के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, ओके जी। डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सबको हमने 1 बाय 1 टॉपिक पे डिस्कस किया है, सबकी पर्टिकुलर वीडियो बनाई है हमने। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर।